नमस्कार दोस्तों। निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जिनकी पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक होती है। इससे पहले कि हम करंट अफेयर्स शुरू करें, मैं अपने बारे में बहुत ब्रीफ में कुछ बताना चाहूँगा। मैंने लगातार 2018 से यूपीएससी के साथ ही साथ यूपीपीएससी का कोई ना कोई मेंस जरूर दिया है। ये मेरे कुछ मार्कशीट हैं। ये यूपीएससी 2018 की मार्कशीट है जिसमें मेरा सेंटर शिलोंग गया था। मैंने शिलोंग लिया था, वहाँ पर जाके दिया था। ये आप देख सकते हैं, ये यूपीएससी 2018 मेंस का एडमिट कार्ड है। इसके बाद अगर बात करें, ये एडमिट कार्ड 2018 का ही है यूपी पीएससी का। इसके बाद ये 2019 का है और ये 2021 का मेंस का है। ये 2022 के मेंस का है यूपी पीएससी का। यहाँ आप देख सकते हैं, इसे मैंने प्रयागराज से दिया था। और इसके साथ ही साथ ये मेरा 2020 का है यूपीपीएससी का मेंस का एडमिट कार्ड, और इसे मैंने दिया था लखनऊ से। लखनऊ मेरा सेंटर था, यहाँ से मैंने दिया था। तो मैं एक ही जगह से नहीं, इधर उधर से सेंटर देता रहता हूँ, क्योंकि थोड़ा घूमने का शौक़ है, तो इसी बहाने थोड़ा घूम भी लेता हूँ। तो ये तो रहा मेरे बारे में। तो मैं ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है, बस केवल इसलिए बता रहा हूँ कि इससे थोड़ा आपको विश्वास होगा कि हाँ, जो यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस किए जा रहे हैं उनकी कुछ इम्पोर्टेंस है। क्योंकि 6-7 मेंस देने के बाद थोड़ा बहुत मुझे कुछ अनुभव हुआ है, और उसी अनुभव के आधार पर जो मुझे लगता है कि ये करंट अफेयर्स आ सकता है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर आ सकते हैं, तो उसे आपके साथ शेयर करने की बस कोशिश कर रहा हूँ। एक मेरी पहल है। यहाँ पर आज हम पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स देखेंगे, और इसे हम उतने डीप में नहीं जाएंगे जितना कि अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ में जाते हैं। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि केवल हमें एक झलक मिल जाए कि पूरे हफ्ते भर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप डीप में देखना चाहते हैं इन करंट अफेयर्स को, उनसे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स, फिगर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जो आपके एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर ही लाभदायक होंगी, उसके लिए आप डेली वाला करंट अफेयर्स देख सकते हैं। खैर, चलिए आज शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स को। और हम सबसे पहला जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे मोहन पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित। प्रधानमंत्री ने गोवा के मोपा में इस नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत की है। आपको ये फैक्ट याद रखना है। इसी के साथ गोवा में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डाबोलिम में पहले से ही था। तो ये हुआ मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित। ये देखिए, सारे गोवा से संबंधित लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर हैं, इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमें ज़रूरत है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, वो सारे यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि उस गलीमल रॉक आर्ट कहाँ अवस्थित है, हम लोग केवल रॉक आर्ट के नाम पर भीमबेटका को रटे रहते हैं कि भीमबेटका में अवस्थित हैं, जहाँ पर पुराने भित्ति चित्र और शैलाश्रय चित्र हैं। उसके अलावा गोवा में भी ऐसे चित्र हैं। ये जो जगह है गोवा में, वो उस गलीमल में अवस्थित है। तो इस तरह के और बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट्स एंड फिगर उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर अगले टॉपिक की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। इस क्वेश्चन को एक दूसरे लहजे में भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ये आप याद रखिएगा। ये इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आप पॉज करके देख सकते हैं। ये उनकी लिस्टिंग है, और यही 5 राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। इसके बाद वंदे भारत ट्रेन की अगर बात करें तो वंदे भारत ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में हरी झंडी दिखा के शुरू किया है, और ये देश का 6ठा वंदे भारत ट्रेन है। 15 अगस्त 2023 तक 75 ऐसी ट्रेनें चलाए जाने का प्रावधान भारत की सरकार ने किया है। इंडिया इंडो कॉर्पेट 2022 की अगर बात करें तो ये एक नौसेना की एक्सरसाइज है जो इंडोनेशिया और भारत के बीच में हुआ। इसका 39वां संस्करण था, ये ध्यान रखिएगा। अगर बॉबी किन्नर की बात करें तो ये दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी हैं। एतिना होल परियोजना जो कि सुर्खियों में रही, उसका संबंध किस राज्य से है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगर आपसे पूछे कि क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई है। ये याद रखिएगा। इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए, पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का आयोजन
किस शहर में किया गया, तो वाराणसी हो जाएगा। और ये किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आयोजन वाराणसी में हुआ है, इसीलिए ये यूपीपीसीएस के लिए अति संभावित करंट अफेयर्स हो गया है। देश के अगर पहले कार्बन तटस्थ बीज फार्म की बात करें तो ये केरल के अलुआ में खोला गया है। आयुसीएन लाल सूची, जिसे आयुसीएन रेड डाटा बुक कहते हैं, ये भी चर्चा में रही है इस बार, क्योंकि भारत के 3 पौधों को इसमें शामिल किया गया है। इन 3 पौधों का नाम हम देख लेते हैं। वैसे अगर हम डिटेलिंग इसकी करें तो आप 13 दिसंबर की जो करंट अफेयर्स है उसे देख सकते हैं इसके डिटेलिंग के लिए। 13 दिसंबर की वीडियो में मैंने बताया है कि रेड डाटा बुक होता क्या है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें जो पौधे इसमें डाले जाते हैं या पशु जो इसके सूची में डाले जाते हैं, कैसे उन्हें कैटेगराइज किया जाता है, पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। आज केवल देख लेते हैं वो कौन कौन से पौधे हैं जो इसमें डाले गए हैं इस सूची में। तो इसमें जो हमारा पहला पौधा है वो मेजोट्रोफिस पैलिट है, जिसका लोकल नाम पटवा है। ये उत्तराखंड में पाया जाता है और इसे लुप्त प्राय की श्रेणी में इस सूची में डाला गया है। ये आप CR से इसे दिखाया जाता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लुप्त प्राय। जो हमारा दूसरा पौधा है वो है फ्रिटिलारिया सिरोसा, इसे वनरेबल यानी सुभेद्य की श्रेणी में डाला गया है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो लास्ट पौधा है जो इस सूची में डाला गया है वो पौधा है डेक्टाइलोरिजा हटागिरिया, इसे एंडेंजर्ड की सूची में डाला गया है। और ये पौधा आपके हिंदू कुश, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल आदि जगहों पर पाया जाता है। इसके बाद PM स्वनिधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया इस योजना का। अब इस योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखिए कि इसे 1 जून 2020 को शुरू किया गया था इस योजना को। इसके बाद भूपेंद्र पटेल की अगर बात करें तो ये भी गुजरात के CM बने हैं दूसरी बार, ये आप याद रखिएगा। ये गुजरात के राष्ट्रीय पार्क हैं कुछ, जिन्हें आप पॉज करके देख सकते हैं। अगर मैं डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी भी चर्चा में रही क्योंकि इसे हाल ही में देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, ये आप याद रखिएगा। और जो 8 राष्ट्रीय दल हैं उनकी लिस्टिंग यहाँ पे दे दी गई है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अंकोर वाट मंदिर ये भी चर्चा में है, क्यों? क्योंकि भारत की सरकार के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ये अवस्थित कहाँ पर है? तो ये कंबोडिया देश में अवस्थित है और ये दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है। सबसे बड़ा मंदिर दुनिया में कोई है तो अंकोर वाट का मंदिर है, ये आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हकुतो आर मिशन की। तो हकुतो आर मिशन जापान के आई स्पेस कंपनी का है, ये एक मून लैंडर है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद राशिद मून रोवर का अगर नाम लें तो ये भी चर्चा में है। सीधा पूछा जाएगा कि राशिद मून रोवर का संबंध किस देश से है, किस देश ने राशिद नामक एक मून रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारने का निर्णय लिया है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात। अगर संयुक्त अरब अमीरात का ये जो परियोजना है ये सफल होती है तो ये मुस्लिम जगत का पहला देश हो जाएगा जो चंद्रमा की सतह पर कोई रोवर उतारने में सफल हुआ हो। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और ये सब UAE के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं कि जैसे ये 7 अमीरातों से मिलके बना हुआ है दुबई, और इसमें जो सबसे बड़ा अमीरात है वो अबू धाबी है। अबू धाबी यहाँ का सबसे बड़ा अमीरात है, ये फैक्ट यूपीपीसीएस में एक बार पूछा जा चुका है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ डे 2022 की अगर बात करें तो ये भी 11 दिसंबर को ही मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो थीम थी इस बार की अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। इसके बाद आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड की अगर बात करें तो ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का सबसे ज़्यादा आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने वाला राज्य बन गया है। ऊनाकोटी की बात करें अगर, ये भी चर्चा में है। किस राज्य में है? ये त्रिपुरा राज्य में अवस्थित है ऊनाकोटी। ये इसलिए चर्चा में रहा कि भारत की सरकार द्वारा और त्रिपुरा के सरकार के द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि इसे इस बार विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करवा दिया जाए। यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि भारत में इस समय अभी 40 विश्व विरासत स्थल हैं। 40 विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें से 32 सांस्कृतिक श्रेणी के हैं, 7 प्राकृतिक श्रेणी के हैं और एक मिक्स श्रेणी का है। ये मिक्स श्रेणी वाला कौन सा है? कंचनजंगा है। यहाँ पे पूरी मैपिंग दी हुई है कि कहाँ कहाँ कौन से विश्व विरासत साइट भारत में अवस्थित हैं, पूरा मैप है उससे रिलेटेड। वीडियो को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, नहीं तो लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे एक ये बात आप ध्यान रखिएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो इटली में है। 58 साइट हैं इसके जो लिस्टेड हैं और भारत की 40 साइटें हैं। इसके बाद PM आदि आदर्श ग्राम योजना की अगर बात करें तो इसका लक्ष्य है जनजाति आबादी वाले 36,428 गाँवों को मॉडल गाँव के रूप में विकसित करना। यही बस इसमें ध्यान रखना है। और ये जनजाति मंत्रालय के
मामलों के द्वारा जनजाति मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा वर्ड इधर उधर हो गए, हो जाता है कभी कभार जब वीडियो इतनी लंबी होती है। इसके बाद द पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है गोवा में, गोवा के पणजी में। द पर्पल फेस्ट क्या है? ये विकलांग व्यक्तियों के लिए एक मेले और एक उत्सव का आयोजन किया जाएगा 2023 में, जनवरी में इसका आयोजन किया जाएगा विकलांग व्यक्तियों के लिए। तो आप इससे चर्चित होने चाहिए, पता होना चाहिए, आप लोगों को पूछा जा सकता है। लिसु विरेन वेबलर की अगर बात करें तो ये एक चिड़िया है और इस चिड़िया की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। चिड़िया की एक प्रजाति है ये, विरेन वेबलर की वस्तुतः प्रजाति है। ये अरुणाचल में खोजा गया है, तो वहाँ पे एक समुदाय है लिसु समुदाय, उसी समुदाय के नाम पर इसका नाम लिसु विरेन वेबलर किया गया है। अगर अरुणाचल प्रदेश की जातियों के बारे में जाने जो हम अपने स्टेटिक में डिस्कस करते हैं, तो आपको अबोर, अप्तनी, तागिन, मिसमी और मोनपा के बारे में जरूर याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के अगर जनजातियों के बारे में बात करें। बद्री गाय की अगर बात करें तो बद्री गाय जैसा कि नाम से ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि उत्तराखंड से संबंधित है। चर्चा में ये इसलिए रही क्योंकि उत्तराखंड के सरकार के द्वारा इसका आनुवंशिक विकास की योजना बनाई गई है एक, और इसके ब्रीड को सुधारा जाएगा। यहाँ पे मैंने वहाँ की कुछ प्रमुख चोटियों का नाम दे दिया है, जो कि वहाँ की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है वहाँ की, ये ध्यान दीजिएगा। परमवीर चक्र जिन जिन लोगों ने प्राप्त किया है देश में, उनके नाम पर अब अंडमान निकोबार के जो निर्जन द्वीप हैं उनका नामकरण किया जाएगा। इस फैक्ट से आप लोग परिचित होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे दे दिया गया है। अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो असम में किया जाता है। अगर सेवा आपके द्वार 2.0 योजना की बात करें तो ये किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। काशी तमिल संगम की अगर बात करें तो वाराणसी में आयोजन इसका हो रहा है, शिक्षा मंत्रालय इसे करवा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग यूनिसेफ दिवस 2022, जो अभी हम पीछे भी बात कर चुके हैं, तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम थी ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड से संबंधित अगर बात करें तो न्यूजीलैंड ने अपना पहला तंबाकू कानून पारित किया है और ये दुनिया का भी पहला तंबाकू कानून है। इसके तहत न्यूजीलैंड को 2025 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाना है। और करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी है यहाँ पर। खोजकर्ता इसके थे एबल तस्मान। यहाँ की जो प्रमुख चिड़िया है या राजकीय चिड़िया है कीवी है। यहाँ के मूल निवासी माओरी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछा जाता है कि माओरी किस देश से संबंधित है, जो जनजाति है। आपको देश दे देगा, कई जनजातियाँ दे देगा, यूपीपीसीएस में खासकर, और मिलाना रहता है कि कौन किस देश से संबंधित है, उस लिहाज से माओरी आप याद रखिएगा। स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल की अगर बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और इसका आयोजन फ्रांस के द्वारा किया गया है। फ्लैगशिप जेंडर टूलकिट का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा विश्व बैंक। इसके बाद बात कर लेते हैं भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन की, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 की। इसमें आपको इतना याद रखना है कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। काजिंद 2022 की बात अगर करें तो इसमें आपको याद रखना है किन किन देशों के बीच होता है ये काजिंद जो एक्सरसाइज है, तो भारत और कजाकिस्तान के बारे में। कहाँ हुआ इस बार का? उसोई मेघालय में, और ये छठा संस्करण था इस बार का। तो काजिंद से रिलेटेड इतने फैक्ट एंड फिगर आपको याद रखने हैं। ये कुछ स्टेटिक फैक्ट्स एंड फिगर थे अफगानिस्तान कजाकिस्तान से संबंधित। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड के बारे में। इसमें आपको ये याद रखना है कि भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है और इसका आयोजन कोलंबिया में हुआ था। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर बात करें फिल्म RR की, RRR की, तो ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इसे गोल्डन ग्लोब के लिए नामित किया गया है। अभी मिला नहीं है कोई अवार्ड, इस फिल्म को नामित किया गया है, इसीलिए चर्चा में है। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की अगर बात करें तो यहाँ से आपको मनु भाकर का नाम याद रखना है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है इस राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में। अमेरिका चर्चा में है, किस लिए? क्योंकि इसने परमाणु संलयन की जो तकनीक है उस पर सफलता प्राप्त की है और इसने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि हमने एक मानव निर्मित एनवायरनमेंट में परमाणु संलयन की तकनीक को सफलतापूर्वक प्रयोग करके देख लिया है और ये सफल रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये परमाणु संलयन की जो तकनीक है ये सूर्य और अन्य तारों में होती है, प्राकृतिक रूप से वहाँ पे होती है और वही इन तारों के ऊर्जा का स्रोत है। तो ये अब अमेरिका का ऐसा दावा है कि उसने अप्राकृतिक रूप से लैब में इस प्रक्रिया को करके देख लिया है, जो कि सफल रहे हैं ये प्रयोग। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव से बात करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो ये भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। और विजय दिवस 2022 की अगर बात करें तो प्रतिवर्ष
16 दिसंबर को ये मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया था युद्ध में, और इसी के फलस्वरूप बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई थी एक नए देश के रूप में। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर विजय दिवस से संबंधित आप याद रखिए। नमामि गंगे परियोजना की अगर बात करें तो नमामि गंगे परियोजना इसलिए चर्चा में रही क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने इसे अपने 10 परियोजनाओं में स्थान दिया है। वो एक योजना चला रही है जो संयुक्त राष्ट्र है, वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। इसके तहत इसने दुनिया के टॉप मोस्ट जो ऐसी परियोजनाएं हैं जो प्रकृति के संरक्षण से संबंधित है, प्रकृति का पोषण कर रही हैं, प्रकृति को बहुत अधिक लाभ पहुंचा रही हैं, ऐसी 10 परियोजनाओं में नमामि गंगे परियोजना को भी शामिल किया है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो कि संयुक्त राष्ट्र का है, इसमें शामिल होने के बाद अब इस परियोजना को तकनीकी सहायता के साथ साथ फंडिंग भी मिलेगी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इसकी घोषणा जो हुई थी, ये हुई थी जैव विविधता कन्वेंशन पर। तो यहाँ से एक अलग टॉपिक भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाएगा हर एक क्वेश्चन आने वाले जो भी पेपर होंगे उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन जिसे CBD कहते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का आयोजन कहाँ पे हुआ, किस देश में हुआ? तो आप मॉन्ट्रियल शहर और कनाडा देश, ये याद रखिएगा। 15वां संस्करण था, ये कनाडा में हुआ है। मॉन्ट्रियल यहाँ पे एक शहर है, वहाँ पे जैव विविधता कन्वेंशन। इसी में इस बात की घोषणा हुई कि नमामि गंगे को वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और नमामि गंगे की अगर बात करें तो नमामि गंगे 2014 में शुरू किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यूनिक फैमिली आईडी से बात कर लें तो जम्मू एंड कश्मीर के सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई है योजना। इसमें सभी परिवारों को एक विशिष्ट अल्फ़ा न्यूमेरिक पहचान पत्र या पहचान संख्या दी जाएगी, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो प्रत्येक फैमिली तक, प्रत्येक परिवार तक पहुंच सकें। और पहुंचाने में सरकारी योजनाएं ये जो विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या होगी काफ़ी मदद करेगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ के भी संरक्षित क्षेत्र जो हैं उसकी लिस्टिंग यहाँ पे कर दी गई है, आप पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद भौगोलिक संकेतक संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है हमारे एग्जामिनेशन में, तो आप याद रखिए। अभी दिसंबर में 9 नई वस्तुओं को GI टैग दिया गया है। इन 9 वस्तुओं के GI टैग मिलने से भारत में अब 432 वस्तुएं हो गई हैं जिन्हें GI टैग मिला हुआ है। सबसे अधिक GI टैग किस राज्य को में है? तो कर्नाटक हो जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत में चौथे नंबर पर है GI टैग के मामले में। यहाँ पे टोटल 34 वस्तुओं को GI टैग प्राप्त हुआ है। जो 9 नई वस्तुएं शामिल हुई हैं इस लिस्ट में, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट के नाम हम देख लेते हैं। पहला नाम आप याद रखिए, असमिया गमोचा को मिला है। जो असम में लोग गमछा पहनते हैं, ओढ़ते हैं, गले में लटकाते हैं, उसे GI टैग मिला है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक तेजपुर की लीची है, इसे भी GI टैग मिला है। ये ध्यान रखिएगा, लीची बिहार में भी है, उसे भी GI टैग मिला है। ये असम में भी एक लीची है, तेजपुर की लीची कहलाती है, इसे भी GI टैग मिला है। ये पहले मिला था, अब नहीं। अभी जो मिला है उसमें आपका ये हो गया तंदूर रेड ग्राम जो कि तेलंगाना से है। उसके बाद लद्दाख के खुबानी हैं, ये हैं। महाराष्ट्र के अलीबाग में सफ़ेद प्याज होते हैं, इसे दिया गया है, ये देखिए सफ़ेद प्याज। इसके बाद और जो सारे हैं उनकी लिस्टिंग यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अभ्यास किरण की अगर बात करें, सूर्य किरण की बात करें तो सूर्य किरण अभ्यास किन किन के बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में, ये ध्यान दीजिएगा। और इस बार का आयोजन साल झंडी में किया गया है जो कि नेपाल में अवस्थित है। GI टैग से संबंधित एक फैक्ट केवल और आप ध्यान दीजिए, वैसे तो हम अपने डेली करंट अफेयर्स में पूरे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप ये याद रखिएगा कि भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपके चेन्नई में अवस्थित है। और भारत का पहला जो GI टैग जिस उत्पाद को मिला था वो दार्जिलिंग की चाय है, ये आप याद रखिएगा। समलैंगिक विवाह कानून की अगर बात करें तो अमेरिका दुनिया का नवीनतम देश बन गया है जिसने समलैंगिक विवाह कानून को मंजूरी दे दी है। दिसंबर 2022 तक अभी तक 33 देश हैं विश्व के जहां पर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। और इस तरह की मान्यता देने वाला दुनिया का पहला जो देश था वो था नीदरलैंड। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। इसका परीक्षण अभी 15 दिसंबर को किया गया है। कहाँ से? उड़ीसा में एक तट है अब्दुल कलाम द्वीप, यहाँ से इसका परीक्षण किया गया है। और भारत के जितने भी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है यहीं से किया जाता है। इस द्वीप का पहले जो नाम था व्हीलर द्वीप था, अब इसे APJ अब्दुल कलाम के नाम पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के रूप में जाना जाता है। तो भारत की जितनी भी परीक्षण होती हैं मिसाइलों की या सैटेलाइट की, यहीं से ही होती हैं। अक्सर जितने भी प्रक्षेपास्त्र हैं, जो भी और मिसाइलें हैं, यहीं से होती हैं, ध्यान दीजिएगा आप। और इससे लेटेस्ट एक करंट अफेयर्स है कि इसकी जो रेंज है, अभी तक तो 5000 थी कल तक, लेकिन आज भारत की सरकार ने ऑफिशियली
एक अधिसूचना जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि इसकी रेंज जो है वो 7,000 है। तो 7,000 और उससे अधिक दूरी तक हम लोग मार करने में सक्षम हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर हैं जो हमने कल के उसमें डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं। इसके बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की अगर बात करें तो इसने अपने पूरे क्षेत्र को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। अगर कोई भी वहाँ पर तंबाकू का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है तो 200 रुपये का जुर्माना है। मेटे फ्रेडरिक्सन की अगर बात करें तो ये डेनमार्क की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं और ये लगातार दूसरी बार यहाँ की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। अगर डेनमार्क की बात करें, क्या आपको यहाँ की कैपिटल पता है? तो यहाँ की कैपिटल है कोपेनहेगन, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यूथ को लैब फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात कर लें तो इसे आपको ये याद रखना है इस टॉपिक में कि इसे यूएनडीपी इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके सहयोग से? अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से दोनों ने साझे में इस यूथ को लैब फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स नामक पहल की शुरुआत की है। इसमें को से मतलब है कंपनी। इस पहल का उद्देश्य इतना है कि जो भी युवा उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें सहूलियत दी जाए, जिससे वो जो सतत डेवलपमेंट गोल हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनको पूर्ण करने में अपना सहयोग कर सकें। इसीलिए ये आपका यूथ को लैब फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स की शुरुआत की गई है। इसके बाद प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना की बात करें तो इसे पीएम विकास के नाम से भी जाना जाता है और ये एक नई योजना है जिसकी शुरुआत अल्पसंख्यक कार्यालय के द्वारा किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी हैं। इस योजना का उद्देश्य है अल्पसंख्यक वर्ग से जितने भी कारीगर हैं उनको आजीविका प्रदान करना, यही इस योजना का लक्ष्य है। और मेन फैक्ट ये जानिए कि ये कोई नई योजना नहीं है, पहले से ही एक योजना थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम। इसी का नया नाम कर दिया गया है अब पीएम विकास योजना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक नामक रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका उत्तर रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट चर्चा में क्यों रही? क्योंकि इसने भारत के विकास दर की पूर्वानुमान लगाया है और इसने 2022-23 के लिए 7% और 23-24 के लिए 7.2% का पूर्वानुमान लगाया है कि भारत की वृद्धि दर इतनी इतनी रहेगी, इसीलिए चर्चा में है। बेसिकली आपको यहाँ पर ये वृद्धि दर बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एडीबी की अगर बात करें तो आपको मुख्यालय इसका पता ही है, मनीला में अवस्थित है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे लद्दाख में। लद्दाख में एक जगह है हानले, वहीं पर इस डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना भारत के सरकार द्वारा की गई है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लद्दाख से संबंधित फैक्ट एंड फिगर हैं कुछ जिसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कल के लेक्चर में। इसके बाद बात करते हैं अरुणोदय 2.0 योजना के बारे में। तो अरुणोदय 2.0 योजना जो है ये असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऑप्शन में आपके अरुणाचल प्रदेश जरूर दिया रहेगा और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग अरुणाचल प्रदेश को ही इसका उत्तर मानेंगे, लेकिन आपको असम लगाना है। अरुणोदय 2.0 या 2.0 योजना असम के सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वन लाइनर के फॉर्म में पूरे हफ्ते भर के, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके काम आ सकते हैं।